Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting branch of physics. So far, whatever we had learned in the 12th standard, they are very interesting branches. We had discussed the electricity, then after we discussed the magnetism, and right now we are discussing optics. More precisely, I should say, we are discussing a ray optics in which three phenomena are more important: reflection, refraction, and the dispersion or division of light. फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट सेशन में हमने रिफ्लेक्शन के टॉपिक डिस्कस किए थे, उसके कुछ इक्वेशन हमने डिराइव किए थे और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए, कुछ उसका इवेंट्स भी हमने प्रैक्टिकल लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, कैसे इमेज फॉर्म होता है, प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है, वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन का टॉपिक डिस्कस किया, रिफ्रैक्शन बाय द प्लेन मिरर, रिफ्रैक्शन बाय द कर्व्ड मिरर, उसके लॉज और उसके रिगार्डिंग हमने स्नेल्स लॉ हमने डिस्कस किया था और उसके बेस पे जो कुछ फिनोमिनन प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, जैसे लेटरल शिफ्ट है, सन का राइज है, सनसेट है, तो वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। लास्ट लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड द टोटल पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो हमने डिस्कस किया था और उसके बेस पे हमने चार ऐसे प्रैक्टिकल इवेंट्स देखे थे कि जिसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज होता है। वो कौन कौन से चार इवेंट्स थे, याद है किसी को? कहाँ कहाँ, किन किन जगह इंटरनल रिफ्लेक्शन? वैसे बहुत सारे जगह पे होता है, बट चार हम लोग पढ़े थे। किसी को पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं? મિરાજ, પછી ડાયમંડ, પ્રિઝમ અને ઓપ્ટિકલ ફાઇબર. ऑप्टिकल फाइबर। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अभी मैं कराने जा रहा हूँ। अभी मैं है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पे कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल्स है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे और उसके बाद रिफ्रैक्शन बाय द कर्व्ड सरफेस, दो मीडियम को जो कनेक्ट कर रही है जो सरफेस, वो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन, उसमें प्लेन सरफेस थी। एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में रे जो अगर एंटर हो रहा है तो वो द सरफेस joining the two medium up till now was a plain one. It was a planar one. But now today we are going to discuss the refraction by the curved surface. दो मीडियम को कर्व्ड सरफेस के द्वारा ज्वाइन किया हुआ है, तो वहां पे रिफ्लेक्शन कैसा होगा वो हम डिस्कस करेंगे। एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द लेंस। टुवर्ड्स द लेंस इट इज द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज लेंस में क्या होता है, लेंस में भी दोनों साइड कर्व्ड सरफेस होती है, तो लेंस के अंदर वही तो होता है, वहां पे कर्व्ड सरफेस के द्वारा ही रिफ्लेक्शन होगा। बट लेंस के अंदर ऐसा दो बार होगा बिकॉज दोनों साइड कर्व्ड सरफेस है। तो अब जो थ्योरी है वो लेंस का प्राइमरी स्टेप है। आज जो हम थ्योरी डिस्कस करेंगे दैट इज अ रिफ्रैक्शन बाय द कर्व्ड सरफेस, और उसी के इवन एक्चुअली हम उसी के बेस पे लेंस का थ्योरी डिस्कस करने वाला है। बट बिफोर दैट लेट मी कंप्लीट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज मैं दो न्यूमेरिकल कराने जाने वाला हूं, वो दोनों इंपॉर्टेंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पे। दोनों न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर। यप। सो फ्रेंड्स, आप एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन जो है वहां पे आ जाओ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? अरे हाँ के ना तो बोल दो। यस सर। યસ સર. तो ऐसा है कि एक स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंसिस्टिंग containing the water at a depth of 80 centimeter.
What is the area of a surface of water through which the light from the bulb can emerged out from the that tank? तो ऐसा है यहाँ पे कि एक वाटर फील्ड टैंक है। देखो ये रहा हमारा वाटर टैंक फील्ड, और क्या है कि इसमें नीचे की तरफ कोई सोर्स है लाइट का, नीचे की तरफ कोई सोर्स है। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे सोर्स है। अब क्या होगा कि इसमें से रे बाहर निकलेगा, तो जो रे नॉर्मली एंटर होगा दो मीडियम के बीच में, तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इट विल गो स्ट्रेट अवे। बट अगर दूसरे रेस के बारे में सोचते हैं, अज्यूम दैट द अदर वन, तो वहाँ पे क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट से ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज व्हेन द रे इज एंटर फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और थोड़ा ज़्यादा हम कंसिडर करते हैं, तो एक बार तो ऐसा होगा कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ता जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए। तो एट दैट टाइम द रिफ्रैक्टेड रे will become parallel to the surface joining the two media। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा भैया, इसके बाद क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, उसके बाद जो होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। उसके बाद हमारा जो रे है वो दूसरे मीडियम में एंटर नहीं कर पाएगा, वो वापस से उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो वहां तक तो ये जो रेस है हमारे वो बाहर निकल पाएंगे। उसके बाद कोई जो रे है तो वो वापस आ जाएगा, वो बाहर की साइड नहीं निकलेगा। तो कोई मुझे बताएगा ऐसे सरफेस के ऊपर कितने पॉइंट मिलेंगे हमको, अगर हम पूरा थ्री डायमेंशनली सोचे, एंड जो ये लाइट सोर्स है वो एग्जैक्टली टैंक के बीच में है, सब जगह से बीच में है, नीचे की साइड फ्लोर पे। तो ऐसे मुझे कितने पॉइंट मिलेंगे कि जहाँ पे उसके बाद हमको रे, उसके बाद अवर इंसिडेंट रे विल नॉट केम आउट फ्रॉम द मीडियम, तो ऐसे कितने पॉइंट मिलेंगे मुझे? यहाँ पे मैंने टू डायमेंशनली आई हैव जस्ट शोन द 2 पॉइंट्स, बट कोई सोच के मुझे बताएगा ऐसे कितने पॉइंट मिलेंगे? 8। 8। अच्छा, और कोई? Infinite Infinite, and they are going to form a line. नहीं नहीं नहीं, वो इनफाइनाइट पॉइंट Line. बता दो तो आपको क्या मिलेगा? वो सारे पॉइंट को Infinite connect करते point हो तो तो क्या? आपको क्या मिलेगा? वो पूरा एक सर्कल मिलेगा। क्या ये वो चीज़ आपको समझ में आया? yes इट इज जस्ट लाइक अ कॉन। कैन यू थिंक अबाउट इट? आर यू एबल टू थिंक अबाउट इट थ्री डायमेंशनली? yes sir. तो ये कॉन का जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला जो अगर एरिया है, तो ये जो एरिया है दिस वन, तो ये एरिया के अंदर से जितना भी रेज है वो बाहर निकल पाएगा। पर उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो रेज है वो बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो मुझे वही तो फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच द लाइट रेज फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। तो ऐसा एरिया मुझे फाइंड करना है कि जहां से रेज बाहर निकल पाए, तो ये एरिया ही मुझे फाइंड करना है। तो एक बात तो कंफर्म्ड है कि ये जो एरिया होगा ना वो सर्कुलर होगा। तो मुझे ये बताओ कि ये जो एरिया अगर सर्कुलर है तो फिर उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? इक्वेशन क्या होगा इसका?
pi r square. So required area is equals to pi r square, where r is the radius of the circular path. क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes. अच्छा, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा? ये एंगल ए वाला कौन सा एंगल होगा? दिस इज द एंगल, Critical. हाँ, एट विच द, क्रिटिकल एंगल। हाँ, दैट विल बी अ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को मैं सी बोलता हूँ। वैसे थ्योरी में हमने उसका सिंबल आई सी रखा था, बट यहाँ पे मैं उसको सिंबल सी के द्वारा डिनोट करूंगा। चलेगा ना? ये सिंबल तो कोई, Yes. उसमें क्या है, चलेगा? आगे ना तो बोल दो। हाँ सर. तो यहाँ पे एच अज्यूम कर लो। तो अगर यहाँ पे सी है तो क्या ये एंगल भी सी होगा? ये वाला एंगल हाँ सर। होगा? ओके, नाउ फ्रॉम फिगर, देखो पहले थोड़ा आपको यहाँ पे थ्योरी डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं तो थोड़ा थ्योरी डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो सर्कल है वो रीजन में रेज बाहर निकलेंगे बिकॉज एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है। तो पहले थोड़ा आपको थियरी डिस्क्रिप्शन लिख देना है, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो फ्रॉम फिगर आई कैन से 10 सी इज इक्वल्स टू क्या होगा? R by H. R by H, equation number 1. Now as we know, याद करो थ्योरी, साइन सी इज इक्वल्स टू क्या होता है? N rarer upon N denser. हाँ, रेरर अपॉन डेंसर। तो यहाँ पे रेरर मीडियन तो 1 ही है, तो 1 अपॉन ईटा लिख दो, चलेगा? ईटा रेरर अपॉन ईटा डेंसर, वो लास्ट थ्योरी में मैं डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एज ए रेरर मीडियम तो एर ही है, तो 1 अपॉन ईटा लिख दो, चलेगा फ्रेंड्स? एंड हमको यहाँ पे ईटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.33। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से साइन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.33 करोगे तो आपको कुछ 0.75 ऐसा कुछ मिलेगा। तो वहाँ से आपको क्या करना है, साइन का टेबल देखना है। तो साइन का टेबल देखने के द्वारा आपको सी मिल जाएगा। और अब ये सी का वैल्यू कहाँ पे प्लेस करना है आपको? इस इक्वेशन में प्लेस करना है। तो वो आपको मिलेगा 10 सी। तो 10 का टेबल देखो, 10 का वैल्यू फाइंड करो, आर बाई एच। एच का वैल्यू हमको दिया हुआ है कि कितना डेप्थ है इसका, 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। तो आपके पास सी है, 10 सी टेबल से मिल जाएगा। ये 0.8 मतलब आर मिल जाएगा आपको। और वंस यू आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ आर, 0.8 इंटू 10 सी, वो टेबल के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो आपको पाई आर स्क्वायर करना है तो आपको एरिया भी मिल जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? इज इट ओके? अरे हाँ के ना तो बोल दो। क्वेश्चन आपको समझ में आया? हाँ सर। एक बार आपको साइन का टेबल देखना पड़ेगा, वो साइन के टेबल के ऊपर से आपको सी मिल जाएगा। और 10 के टेबल के ऊपर से 10 सी का वैल्यू मिलेगा, 10 सी के वैल्यू के ऊपर से आपको आर मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से। एंड एक बार आपको रेडियस आर मिल गया तो आपको पाई आर स्क्वायर करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा, एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes. यस सर। तो सेम ही मेथड है, अभी जो मैंने कराया इसी टाइप का मेथड है। पहले साइन सी करके पहले सी फाइंड किया है और फिर 10 सी में उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, एंड देन आफ्टर द गेट द एरिया। ओके, चलो एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 4 मार्कर क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है जो वो अभी मैं करा रहा हूँ। 17th क्वेश्चन, एक्सरसाइज के 17th क्वेश्चन पे आ जाओ।
देखो क्या ये 17 क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ सर। Yes, sir. ओके। क्या लिखा है? अ फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लाइट पाइप दैट इज ऑप्टिकल फाइबर made of a glass fiber of a refractive index 1.68. The outer covering of the pipe is made up of material of the refractive index 1.44. मतलब जो कोर का मटेरियल है वो 1.68 है एंड जो क्लेडिंग का मटेरियल है वो 1.44 है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंट रेज with the axis of the pipe for which the total internal reflection inside the pipe takes place as shown in figure. What is the answer if there is a no outer covering of the pipe? अगर कोई कवरिंग नहीं है पाइप के आउटर कवरिंग तो फिर आंसर में क्या चेंज होगा? तो यहाँ पे आपको ये करना है कि दूसरा क्वेश्चन तो बाद में सोचते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल का रेंज क्या होगा। मुझे करना ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा। तो यहाँ से इंसिडेंट रे एंटर हुआ, उसका रिफ्रैक्शन हुआ रेरर टू डेंसर तो टूवर्ड्स नॉर्मल, और वो यहाँ तक पहुँच गया। देखो यहाँ तक वो A1 पॉइंट तक पहुँच गया, एंटर हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे क्या करवाना है कंपल्सरीली? यहाँ पे A1 पॉइंट पे मुझे क्या करवाना है? Reflection. टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। तो फिर ये जो थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो किससे ज्यादा होना चाहिए? यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है थीटा वो किससे ज्यादा होना चाहिए? अरे बोल भी दो। Critical angle से ज़्यादा. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सो वन थिंग इज कंफर्म्ड, to have a total internal reflection, one thing is confirmed, that for a total internal reflection at a point A1. Sir, but આ લોકો direct incident ના કરી દે perpendicularly. क्या बोल रहे हो? સર આ જે સિગ્નલ્સ હોય છે એ ડાયરેક્ટ આ જે વાયર નો ક્રોસ સેક્શન આવે સર્ક્યુલર એમાં ડાયરેક્ટ પરપેન્ડિક્યુલરલી ના ઇન્સિડેન્ટ કરી નાખે. देखो उसमें क्या होता है कि कोई भी सोर्स होता है ना, कोई भी सोर्स, तो उसके द्वारा जो रेज होंगे वो सारे डायरेक्शन में, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही डायरेक्शन, जैसे जैसे पास आपके पास कोई भी लाइट का सोर्स है तो क्या ऐसा होगा कि वो एक ही डायरेक्शन में रे मतलब इमिट करेगा? ऐसा होगा? जैसे નહીં. है, तो वो सारे डायरेक्शन में उसका वो अपने कंट्रोल में नहीं है। ओके। ઓકે સર. और ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना उसका जो साइज होता है बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम रहता है। ओके। ઓકે સર. तो वही तो कंडीशन है कि अब यहाँ पे हमको कितने एंगल से इंसिडेंट कराना पड़ेगा, यहाँ से कितने एंगल पे इंसिडेंट कराना पड़ेगा, सो दैट वी कैन हैव अ टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, दैट इज अ क्वेश्चन। तो देखो ये थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन सी। तो सबसे पहले अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ, एट अ पॉइंट P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। तो eta1 sin I इज इक्वल्स टू eta2 sin R। अब eta1 जो है ना वो तो बाहर से आ रहा है, देखो मैं पॉइंट P की बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट P तो बाहर की साइड है, मतलब eta1 1 होगा। sin I का वैल्यू ही तो फाइंड करना है। eta2 जो है ना वो 1.68 है, बिकॉज वो जो ये जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 है, एंड sin R के बारे में पता नहीं है। ओके
तो फ्रेंड्स ये हमको पता चला कि साइन आई इज इक्वल्स टू 1.68 साइन आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। और दूसरी बात, एक और चीज कंफर्म्ड है, लुक एट दिस ट्राइंगल। ये वाला जो ट्राइंगल है उसको ध्यान में लो। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल, तो उसके बारे में सोचो। तो वहां पे ऐसा कह सकते हैं कि थीटा प्लस आर प्लस 90, तो क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल है, तो थीटा प्लस आर प्लस 90 क्या होगा, 180। 180। ट्राइंगल के 3 एंगल का एडिशन 180 होता है ना। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ये वाला मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, देखा? तो आर प्लस यस प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ द आर शुड बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द थीटा शुड बी इक्वल्स टू, थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 माइनस आर। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस यस और नो? यस सर। ओके, नाउ आपको पता होगा कि साइन सी इज इक्वल्स टू, मुझे क्या लिखना चाहिए, क्रिटिकल एंगल मुझे फाइंड करना है, तो साइन सी इज इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल मुझे फाइंड करना है। तो रेरर मीडियम 1.44 है, डेंसर मीडियम 1.68 है, तो साइन सी इज इक्वल्स टू रेरर 1.44 डिवाइड बाय 1.68। तो साइन सी का जो वैल्यू आएगा, करो तो क्या आता है, 1.44 डिवाइड बाय 1.66 करो तो 68 करो तो क्या आता है, बोलो भैया क्या आएगा? 0.85। वेरी गुड, 0.85 के साइन का टेबल देखना पड़ेगा मुझे। तो आई शुड, मेरे पास है ये नेचुरल साइंस, तो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ये पता चल रहा है कि 0.85 जहाँ पे है, 0.85 जहाँ पे है, वहाँ पे जो एंगल मिल रहा है वो कुछ 85 के बाद क्या आता है, मुझे ये बताओ ना। 0.85 फिर उसके बाद क्या है? 714। अच्छा 714 है ना, तो 871, हाँ। तो 871 अगर मैं दिख रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली मिल रहा है 59 डिग्री समथिंग, 59 डिग्री एग्जैक्ट मिल रहा है। तो जो ये सी का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 59 डिग्री होगा, 0.8572 समथिंग। तो अब मुझे ये पता चला कि थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 59 डिग्री, बिकॉज क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 59 है। अब ये थीटा है क्या, तो थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन 59 डिग्री। तो आर शुड बी लेस देन, अच्छा 90 माइनस 59 शुड बी ग्रेटर देन आर, सो आर शुड बी लेस देन 90 माइनस 51। तो क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, 31। तो साइन आर शुड बी लेस देन साइन 31। अब साइन 31 का जो वैल्यू है वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो मेरे पास टेबल है ऑलरेडी, और साइन 31 का जो वैल्यू है ना वो 0.5150 है, 0.5150। बट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 ये साइन आर क्या है, तो साइन आर बोले तो साइन आई अपॉन 1.68 है। तो साइन आई का जो वैल्यू है साइन आर का, वो साइन आई अपॉन 1.68 है। तो नाउ आई कैन से साइन आई मस्ट बी लेस देन 1.68 इंटू 0.5150। तो करो तो 0.5150 इंटू 1.68, 0.8652 पॉइंट 8652 फाइव। अब ये 0.8652 कहाँ पे मिल रहा है, साइन, वापस एक बार साइन का टेबल देखना पड़ेगा। तो 0.8652 इज अप्रोक्सीमेटली एट द 60 डिग्री, तो आई शुड बी लेस देन 60 डिग्री। तो ये आई का वैल्यू है ना 60 डिग्री से कम होना चाहिए, तो फिर आई का रेंज क्या रहेगा, आई का रेंज रहेगा 0 शुड बी लेस देन आई शुड बी लेस देन 60 डिग्री, इट शुड नॉट बी बियॉन्ड द 60 डिग्री।
तो अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है यहाँ पे, तो आपका जो आई है मतलब इंसिडेंट एंगल है वो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द ऑल कैलकुलेशन फॉर द केस 1। मतलब क्लेडिंग किया हुआ है। तो अगर क्लेडिंग नहीं किया हुआ है, अगर हम क्लेडिंग नहीं करते हैं तो क्या, अगर मान लो कि हमने क्लेडिंग नहीं किया है तो फिर ये सेम टू सेम मेथड रहेगा, बट चेंज कहाँ पे आएगा? कोई बताएगा मुझे? चेंज एक ही जगह पे चेंज आएगा, कोई बताएगा चेंज कहाँ पे आएगा? क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट पॉइंट A1। मतलब नहीं, वो तो सारा मतलब सेम टू सेम ही रहेगा, बट एक वैल्यू चेंज हो जाएगा। इफ इज नॉट प्रेजेंट, तो कोई मुझे बताएगा कहाँ पे चेंज आएगा? सारा मेथड ही रहेगा, एक ही चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा पता है आपको? N1 डैश। ये साइन सी इज इक्वल टू ओनली 1 अपॉन ईटा हो जाएगा। देखो, अगर क्लेडिंग नहीं किया हुआ है तो साइन सी क्रिटिकल एंगल का n1 डैश अपॉन n2 नहीं तो वो 1 अपॉन n2 हो जाएगा, 1 अपॉन 1.68 हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस। तो बताओ तो मुझे 1 अपॉन 1.68 क्या होता है? पॉइंट 5952 क्या होता है? 5952 0.5952। 5952 तो ये 0.5952 साइन के टेबल से अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5952। तो 5948 है, कहीं पे 36 डिग्री 36.5 आता है। तो ये जो क्रिटिकल एंगल आपका हो जाएगा वो 36.5 डिग्री हो जाएगा। अब बाकी जो भी मेथड है वो सेम टू सेम कर दो, बाकी सारा सेम टू सेम करोगे। तो यहाँ पे क्या, चलो कर ही देते हैं। यहाँ पे आपको करना है, अब थीटा शुड बी ग्रेटर देन 30 सी, दैट इज 36.5 डिग्री। 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन 36.5, तो आर शुड बी लेस देन 36.5। 90 माइनस 36.5 करोगे तो ये हो जाएगा 53.5 समथिंग आ जाएगा। तो फिर साइन आर शुड बी लेस देन, साइन आर शुड बी लेस देन साइन 53.5 डिग्री। तो साइन 53.5 डिग्री का लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका 0.804। तो साइन आर वैसे है क्या, तो बोले साइन आई अपॉन 1.68 है, वो तो वही का वही रहेगा, इज लेस देन 0.853.5। यस, तो ये हो जाएगा 0.804। तो करो तो 0.804 इंटू 1.68, 1.350 1.3507। 35072 तो ये तो फ्रेंड्स साइन का कोई भी वैल्यू है, साइन का कोई भी एंगल, चाहे आप तो बड़ा नहीं हो। मैक्सिमम एंगल ले लो तो भी उसका वैल्यू 1 से कम ही रहेगा। साइन का मैक्सिमम एंगल 90 है, चाहे वो भी ले लेते हैं तो भी उसका वैल्यू 1.35 से कम ही रहेगा। तो अब क्या कह सकते हैं कि अब अगर क्लेडिंग नहीं किया है, अगर क्लेडिंग नहीं किया है तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ आई? आई का रेंज रहेगा आपका 0 से 90, कुछ भी मतलब एनी एंगल, फॉर एनी एंगल, फॉर एनी एनी इंसिडेंट एंगल we got the total, we have a total internal reflection। मतलब अगर क्लियरिंग नहीं किया है तो फिर कोई भी एंगल पे हमको इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा अगर आपका कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.68 है। तो ये सेकंड केस भी खत्म हुआ, तो उसमें रेंज मिलेगा आपको 0 to 90। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। इज इट ओके? तो देखते हैं क्या यहाँ यस सर। 2 किया हुआ है। यस किया हुआ है, ये देखो 36.5 किया, और उसका पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है।
पहला केस तो बराबर है, उसमें पूरा कैलकुलेट किया हुआ है, आई मैक्सिमम 60 मिल गया तो रेंज मिल जाएगा आपका 0 to 60। और दूसरे केस में कैलकुलेशन तो नहीं किया है बट लिख दिया है, देखो 0 to 90, वो मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिया है। इज इट क्लियर? तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम में। एग्जाम में मैंने आपको स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा इसका, तो ये आपको नहीं लिखना है, मैंने जो किया है उस हिसाब से आप लिख दो, चलेगा। तो इतना पार्ट आपको नहीं लिखना है। अब मैं जो स्क्रीनशॉट भेजूंगा वो आप लिख देना, ओके। तो सेकंड केस में आपका रेंज हो जाएगा 0 to 90। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस और नो? Yes, sir. ओके। तो फ्रेंड्स ये आधा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों क्वेश्चन पूछे, आधा भी पूछ सकते हैं और पूरा भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इट इज़ अ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द 4 मार्क क्वेश्चन एज अ 4 मार्क। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने अभी कराया। अब मैं एक नया थ्योरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ लेंस के थ्योरी के लिए अभी जो मैं करा रहा हूँ दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज़ अ रिफ्रैक्शन बाय द कर्व्ड सरफेस। देखो ये 31 जो है ना वो 32 में आ ही जा रहा है। 32 में क्या है, 31 में क्या, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन बाय द टू ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस। तो ट्रू ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन समझने के लिए पहले एक सरफेस से समझना चाहिए। तो ये 31 को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो भी कंसेप्ट है वो 32 में आ ही जाना, वो 32 में आ ही जा रहा है, तो 32 में आ ही जाएगा। डायरेक्टली कम टू 32 क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि हमको यहाँ पे रिफ्रैक्शन बाय द कर्व्ड सरफेस करना है, ओके। तो फ्रेंड्स देखो क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन बाय कर्व्ड सरफेस derive relation between object distance and image distance। और in other word, for refraction by curved surface, refraction by curved surface, prove minus eta 1 upon u plus eta 2 upon v is equals to eta 2 minus eta 1 upon r। इसको प्रूव करो, ऐसा भी पूछ सकते हैं। दैट इज योर क्वेश्चन, ओके। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कर्व्ड सरफेस है और इसके द्वारा रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये कोई कॉन्वेक्स टाइप का कर्व्ड सरफेस है।
Okay. So this is what is the curved surface. आप देख सकते हो कि दो मीडियम को जो ज्वाइन कर रहा है, दो मीडियम रेयर एंड डेंसर को जो ज्वाइन कर रहा है, वो जो मीडियम, वो जो सरफेस है वो थोड़ा कर्व्ड सरफेस है। तो वही तो क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन बाय द कर्व्ड सरफेस। मान लो कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि इमेज फॉर्म करने के लिए, इमेज को फॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट में से आपको कितने, एटलीस्ट कितने रेज को एंटर करना पड़ेगा? 2 2। और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, जहाँ पे मिलेंगे आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्शन, नहीं ये मिरर नहीं है, ये सरफेस है। तो आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्शन वो जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे उसका इमेज फॉर्म होगा। तो एक जो रे है वो मैं यहाँ पे ये डायरेक्टली यहाँ से पास कर रहा हूँ। इसका जो सेंटर है ये कर्व्ड सरफेस का, वो कहीं पे यहाँ पे है। दिस इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हुआ? अगर इस पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट P पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट में से इंसिडेंट रे को इंसिडेंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हुआ? बोलो। तो मतलब पता नहीं चला। हाँ, मतलब हिंदी में एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हुआ? तो अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड करना है तो आपको इस पॉइंट को C के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका नॉर्मल हो गया, और आप देख सकते हो कि नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे एक ही डायरेक्शन में है। तो अब बताओ मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हुआ ये पॉइंट के लिए? 0। 0। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 ही होगा। तो दिस रे विल गो स्ट्रेट अवे विदाउट बीइंग रिफ्रैक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, θ1 sin θ1 इज इक्वल टू θ2 sin θ2। अगर उसमें θ1 0 है तो sin 0 0 होता है, तो sin θ2 को भी 0 होना पड़ेगा, मतलब θ2 को भी 0 होना पड़ेगा। मतलब आपको पता ही है कि जो रे नॉर्मल एंटर होता है, नॉर्मल ही एंटर हो रहा है, तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो स्ट्रेट अवे जाएगा। तो ये तो जाएगा स्ट्रेट अवे। क्या ये यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। अब ये एक दूसरा वाला रे भी लेते हैं, और वहां पे अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? टेंजेंट नहीं। तो आप नॉर्मल हाँ। ड्रॉ करोगे। तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल फॉर्म होगा वो θ1 इंसिडेंट एंगल हुआ। यस और नो? यस सर। और मुझे ये बताओ कि रे जो है ना वो रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रहा है। ये जो मीडियम 1 है वो रेरर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स η1 है। और दिस वन इज अ मीडियम 2, वो डेंसर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स η2 है। तो अगर कोई रे रेरर में से डेंसर में जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा? टूवर्ड्स। तो वो तो इस तरफ से जा रहा था इस डायरेक्शन में, बट वो बैंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो बैंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो जा रहा था स्ट्रेट, ऐसे जा रहा था, बट वो क्या करेगा अब? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगा। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कराया मैंने उसको, देखा आपने? सो फाइनली दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को कहाँ पे मिलते हैं? यहाँ पे कहीं पे मिलते हैं, यस और नो? यस। तो वहां पे क्या फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म होगा। चलो कोई मुझे बताएगा ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है? उसको क्या बोलेंगे हम? -u। हाँ, वो हाँ लिखते यू। टाइम सोच लेंगे कि क्या लिखना है, बट अकॉर्डिंग टू जनरल कन्वेंशनल इट इज अ यू। अब ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा इमेज तक का? v। v। और अच्छा एक काम करते हैं, ये जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। फिर ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो हमारे लिए हो जाएगा इमेज डिस्टेंस v। और ये जो डिस्टेंस होगा
this one up to C point. तो ये क्या होगा? Radius. रेडियस ऑफ कर्वेचर. वेरी गुड. चलो, क्या यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes, sir. Is it okay फ्रेंड्स? Yes, sir. आपको सबसे पहले क्या करना है? पूरे फिगर का डिस्क्रिप्शन करना है कि भाई हमने यहाँ पे दो रेज को एंटर किया है, रे ओ क्यू एंड रे ओ पी. ओ पी एंड ए क्यू को यहाँ पे हमने इंसिडेंट कराया है. एंड आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्शन बोथ आर मीटिंग एट द पॉइंट आई. सो एट द आई इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ. तो वो सब मतलब लिखना है आपको और इमेज को फॉर्म करना है. तो पहले डिस्क्रिप्शन लिख दो. अब applying the Snell's law, applying Snell's law at the point Q. पॉइंट Q पे अब हम Snell's law अप्लाई करेंगे. चलो अप्लाई करो. तो क्या लिखना चाहिए मुझे? eta 1 sin theta 1 is equals to eta 2 sin theta 2. But we had considered a paraxial rays only. For the paraxial rays, theta 1 tends to 0 and theta 2 is also tends to 0. So that's why eta 1 sin theta is approximately theta 1 and sin theta 2 is approximately theta 2. Equation number 1. So यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes, sir. Is it understood friends? ये ठीक है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब है ना, अज्यूम करेंगे कि ये जो एंगल है वो अल्फा है, ये जो एंगल है वो बीटा है और ये वाला जो एंगल है वो गामा है. देखो टेक्स्ट बुक से थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ मेरा ट्रैक, बट इट विल बी सिंपलर. और मैं ये पूरा आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा. सपोज एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल्स टू अल्फा, एंगल क्यू सी पी इज इक्वल्स टू बीटा एंड एंगल क्यू आई सी इज इक्वल्स टू गामा. ये समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम. इसको P डैश बोलेंगे, इसको H बोलेंगे. नाउ PP डैश इज टेंस टू 0. ये जो PP डैश का डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, ऐसा मान लेंगे. नाउ फॉर अ ट्राइंगल OPQ, ये ट्राइंगल OQC, for the triangle OCQ, ट्राइंगल OCQ. देखा आपने OCQ देखा? Yes, sir. तो इसके लिए ये थीटा 1 क्या है? Can I say theta 1 is the exterior angle of the triangle OCQ? Yes, sir. तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू इंटीरियर एंगल. Yes, sir. तो दैट्स व्हाई आई शुड राइट अ थीटा 1 इज इक्वल्स टू Alpha plus beta. alpha plus beta. Equation number 2. And similarly for the triangle CQI, which is the exterior angle? CQI के लिए कौन सा एंगल एक्सटीरियर एंगल है? Beta. बीटा इज अ एक्सटीरियर एंगल.
तो फिर मुझे क्या लिखना चाहिए? बोलो क्या लिखना चाहिए मुझे? बीटा 2 प्लस गामा इक्वल्स टू बीटा। बीटा बीटा इज इक्वल्स टू थीटा 2 प्लस गामा। तो थीटा 2 इज इक्वल्स टू, आई शुड राइट बीटा माइनस गामा। इज इट ओके फ्रेंड्स? ये बराबर है? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का वैल्यू जो है ना इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अब 2 एंड 3 का वैल्यू है ना वो 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ईटा 1 थीटा 1 के बदले क्या लिखूं मैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ईटा 2, थीटा 2 के बदले क्या लिखूं मैं? बीटा माइनस गामा। तो ये हो जाएगा आपका ईटा 1 अल्फा प्लस ईटा 1 बीटा इज इक्वल्स टू ईटा 2 बीटा माइनस ईटा 2 गामा। तो कैन आई से ईटा 1 अल्फा प्लस ईटा 2 गामा इज इक्वल्स टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 इनटू बीटा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? इज इट ओके? यस Yes, sir. नाउ real rays alpha, beta and gamma, all the three are tends to 0, and that's why alpha is approximately 10 alpha, beta is also approximately equals to 10 beta, small angle के लिए होता है, and gamma is approximately 10 gamma। अब फिगर को देख के बताओ मुझे 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे? फिगर को एच अपॉन यू। जस्ट वेट, आपको देखो ये ट्रेगोनोमेट्री है। ट्रेगोनोमेट्री देखो, ट्रेगोनोमेट्री में कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा, तो थोड़ा धीमे धीमे करते हैं। एच अपॉन माइनस यू। लेट मी राइट डाउन समथिंग, राइट? सो एच अपॉन अप्रोक्सीमेट, मुझे लिखना चाहिए ओपी डैश, बट मैंने पहले ही बता दिया कि ओपी डैश इज अप्रोक्सीमेटली ओपी। तो क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। एक्चुअली तो ओपी डैश होगा, बट पीपी डैश इज टेंड्स टू 0, तो ओपी लिख सकता हूँ। और ओपी इज इक्वल्स टू क्या होगा? ओपी का वैल्यू यू नहीं होगा फ्रेंड्स। देखो अगर आपको कोई ऐसा बताता है कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, तो यू विल नॉट राइट यू इक्वल्स टू 30, यू विल राइट यू इक्वल्स टू -30। तो यू खुद नेगेटिव है। देखो ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पी हियर, यहाँ पे इसके द्वारा डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, मतलब इट शुड बी टेकन नेगेटिव। और ट्रैगोनोमेट्रिक डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ओपी नेगेटिव नहीं है, तो यू नेगेटिव है, ओपी नेगेटिव नहीं है, तो यू कैन नॉट राइट ओपी इज इक्वल्स टू यू, अदरवाइज तो ओपी नेगेटिव हो जाएगा। बट यू कैन डेफिनेटली राइट ओपी इज इक्वल्स टू माइनस यू। देखो लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने नेगेटिव किया, यू के आगे मैंने नेगेटिव लगाया, बट वो नेगेटिव लगा के मैंने क्या किया है? पॉजिटिव। उसको पॉजिटिव किया है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। सिमिलरली tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? अब देखो ये ट्राइंगल देखो tan बीटा वाला, तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन आर। h अपॉन अप्रोक्स, वैसे मुझे लिखना चाहिए p डैश c, PC, बट मैं pc लिख सकता हूँ, एंड दैट इज इक्वल्स टू h बाई प्लस आर, वो r ही रहेगा। एंड सिमिलरली फिर 10 गामा इज इक्वल्स टू 10 गामा इज अप्रोक्सीमेटली 10 गामा, गामा इज इक्वल्स टू 10 गामा, और 10 गामा क्या हो जाएगा? फिगर को देख के बताओ मुझे। एच अपॉन बी। h अपॉन पी आई, बट वो पी आई तो ही तो हमारा v है। देखो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज r एंड v बोथ आर पॉजिटिव, r एंड v दोनों राइट साइड के डिस्टेंस है, तो वो पॉजिटिव ही है, और ट्रैगोनोमेट्रिक डिस्टेंस भी पॉजिटिव ही होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो क्या ये बात आपको समझ में आई फ्रेंड्स? यस सर। So this is the equation number 4 and these are the equations number 5. So now from the equation number 4, putting all the values, तो ईटा 1 अल्फा, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -h अपॉन यू
प्लस ईटा टू गोमो, तो गोमो का वैल्यू हो जाएगा एच अपॉन वी इज इक्वल्स टू ईटा टू माइनस ईटा वन इंटू बीटो, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा एच अपॉन आर। तो एच 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 गेट कैंसल फ्रॉम ऑल द टर्म्स, तो क्या बचेगा फाइनली माइनस ईटा वन अपॉन यू प्लस ईटा टू अपॉन वी इज इक्वल्स टू ईटा टू माइनस ईटा वन अपॉन आर। तो ये जो होगा वो आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा, और वो ये आपको याद रखना है। हमने ये कॉन्वेक्स सरफेस के लिए प्रूव किया, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर द कॉनकेव सरफेस एज वेल, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर द कॉनकेव सरफेस। तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा थ्योरी आपको समझ में आया? यस सर। टेक्स्ट बुक से मैंने थोड़ा अलग ट्रैक पकड़ा हुआ है, वो इजी रहेगा आपके लिए। और इसको आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको कंपलसरीली या तो आपको पूरे अच्छे हैंड राइटिंग के साथ इसको लिखना है, और ये बुक के अंदर लिख के एक पेज को यहाँ पे अटैच करना है। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही मैक्सिमम है, सो डोंट लेट इट गो, उसको जाने मत दो, ये काम करके छोड़ो उसको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आपके आने वाला है, और सीबीएसई वाले बच्चों को एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा इसमें से, तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। सो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, माइनस ईटा वन अपॉन यू प्लस ईटा टू अपॉन वी इज इक्वल्स टू ईटा टू माइनस ईटा वन अपॉन आर। एंड ये हमने कॉन्वेक्स दो मीडियम को कनेक्ट कर रही है, जो सरफेस वो कॉन्वेक्स है, इसके हिसाब से हमने प्रूव किया है। ये कॉनकेव सरफेस के लिए भी वैलिड है। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। और आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, ये फिगर के डिस्क्रिप्शन में आपको ये दोनों इंसिडेंट जो रहे ना ओपी एंड ओक्यू, उसके बारे में लिख देना है कि भाई फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ओ लेट द इंसिडेंट रे इज ओपी, इट इज एंटरिंग नॉर्मली सो इट विल गो स्ट्रेट अवे विदाउट रिफ्रैक्शन, एंड द अदर रे इज ओक्यू, आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड इट विल मीट what the rays are meeting at the point I, so I at the I image is formed। फिर आपको बताना है कि इंसिडेंट एंगल थीटा वन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा टू है, अल्फा बीटा गामा का डिस्क्रिप्शन दे दो, और फिर पूरा प्रूफ स्टार्ट कर दो। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका हमें क्या यूज होगा, इसके द्वारा हमें क्या बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट ये होगा कि इसके द्वारा लेंस के जो थ्योरीज है वो इजीली प्रूव हो सकते हैं, बिकॉज लेंस में वही तो होता है। लेंस में क्या होता है भैया कि दो सरफेसिस है, दो कर्व्ड सरफेसिस है, तो लेंस में इसी फॉर्मूला को मुझे 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, लेंस में इसी फॉर्मूला को मुझे 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे 2 बार ऐसा इस टाइप का रिफ्लेक्शन होगा। क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो थोड़ा टेक्स्ट बुक से मैंने इसको थोड़ा अलग मेथड से प्रूव किया है, बाकी इक्वेशन तो वही है, माइनस ईटा वन अपॉन यू प्लस ईटा टू अपॉन वी इज इक्वल टू ईटा टू माइनस ईटा वन अपॉन आर। इज इट ओके? यस सर। टेक्स्ट में ये एंगल 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 दिखा रहा है, टेन एंगल क्या है, मैंने क्या किया पता है आपको, ये अल्फा बीटा गामा कर दिया मैंने इसको, अल्फा बीटा। तो ये लिखने की टेन ऑफ, ये गंदा लिख रहा है, देखो ये गंदा नहीं दिख रहा है आपको, तो ये नहीं मजा आएगा, तो मैंने क्या कर दिया, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा। ओके, तो सिंपल हो जाएगा थोड़ा। ओके, ओके। so let's let us solving one numerical based on it। तो एक न्यूमेरिकल इसके बेस पे है, तो वो एक बार देख लेते हैं, वो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक आई थिंक हमने कर दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक ऑलरेडी वी हैड डन। एम आई राइट फ्रेंड्स? ये लास्ट में कराया था मैंने 5th इलस्ट्रेशन, ये वाला कराया था, बाकी है हो चुका है। हो चुका है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाओ, तो देखो क्या लिखा है, 6th क्वेश्चन देखो। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके इस चैप्टर के अंदर
1 to 9 इलस्ट्रेशन ही है सिलेबस में। 10, 11, 12 जो है वो अभी कैंसिल किया हुआ है। ओके, तो क्या लिखा है इलस्ट नंबर 6 में? देखो, क्या आपको आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये इलस्ट नंबर 6 दिख रहा है? यस सर। ओके, a light from a point source in the air falls on the spherical glass surface of eta equals to 1.5 and radius of curvature 20. The distance of the light source from the glass surface is 100 centimeter. So what is the position of the image is formed? देखो, यहाँ पे एयर में से कोई कर्व्ड सरफेस पे स्फेरिकल ग्लास सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज द केस ऑफ अ रिफ्रैक्शन बाय द कर्व्ड सरफेस। एयर में से कोई रे स्फेरिकल ग्लास सरफेस में एंटर हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि इट इज अ रिफ्रैक्शन बाय द कर्व्ड सरफेस। और अभी हमने प्रूव किया कि फॉर अ रिफ्रैक्शन बाय द कर्व्ड सरफेस, फॉर अ रिफ्रैक्शन बाय कर्व्ड सरफेस, अभी हमने प्रूव किया कि माइनस ईटा 1 अपॉन यू प्लस ईटा 2 अपॉन वी इज इक्वल्स टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन आर। एम राइट फ्रेंड्स? बराबर है। चलो, अब वो कहाँ से आ रहा है? ईटा 1 इज द मीडियम फ्रॉम विच द रे इज एंटरिंग। तो कहाँ से आ रहा है रे? बताओ मुझे, कौन से मीडियम में से रे आ रहा है? अरे बोल भी दो, रे कौन से मीडियम में जा रहा है? एयर। एयर में से ग्लास में जा रहा है, तो ईटा 1 का क्या? एयर में से ग्लास। हाँ, तो ईटा 1 क्या लिखना चाहिए मुझे? 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। 1 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? -100। तो यू शुड बी टेकन -100। इज इट ओके फ्रेंड्स? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते टाइम उसको माइनस करना पड़ेगा। ईटा 2 क्या है? तो बोले 1.5 है, और वी तो फाइंड करना है मुझे, वही तो फाइंड करना है कि एट विच लोकेशन द पोजीशन ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज का पोजीशन ही तो फाइंड करना है। ईटा 2 माइनस ईटा 1 मतलब 1.5 माइनस 1 एंड अपॉन आर। तो अपॉन क्या लिखूं मैं? अपॉन आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 है। तो 1/100, तो 1.5 बाई वी इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5, 0.5/20 माइनस 1/100। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2.5 अपॉन 100 माइनस 1 डिवाइड बाई, तो 1.5 डिवाइड बाई 100 होगा। तो आपका जो v मिलेगा वो 1.5 1.5 कैंसल प्लस 100 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो दैट इज अवर आंसर। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द राइट साइड, that is inside the material, inside the glass surface at 100 centimeter distance। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो ये हो गया आपका, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा था वो फाइंड करना था, तो वो मैंने कर दिया। इज इट ओके? आया बात समझ में? अरे हाँ तो बोल दो। Yes. एक 1 मोर 4 मार्कर क्वेश्चन जो लास्ट बोर्ड के एग्जाम में पूछा था। लास्ट बोर्ड के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स से पूछा था कि एक्सप्लेन हाउ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द थिन कॉन्वेक्स लेंस एंड डिराइव द फॉर्मूला -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू ईटा 2 1 माइनस 1 1 अपॉन r1 प्लस नहीं आएगा, मिस्टेक है, 1 अपॉन r1 यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, -1 अपॉन r2। तो ये कैसे मिलेगा, ये प्रूव करना है। अब माइनस साइन है बीच में, प्लस नहीं है, तो ये मुझे प्रूव करना है कि हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लेंस एंड प्रूव दैट -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू ईटा 2 1 माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। चलो फ्रेंड्स, अब 10 मिनट मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है
how is image formed by lens? Question number 1. And prove that explain how is image formed by thin lens. We will consider a very thin lens. Thin lens किसको बोलेंगे कि जिसके दोनों जो कर्व सरफेस है उसके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस है. With respect to the radius of curvature, if the distance between the two surface of the lens, is very 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 small, so it can be considered to be a thin lens. तो हमारा जो लेंस है वो बहुत ही थीन है ऐसा मान के हम चलेंगे. क्या मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है फ्रेंड्स? Friends, am I audible to you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Minus 1 upon u plus 1 upon v is equals to eta 2 minus eta 1 is equals to, I want to prove, eta 21 minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. ये मुझे प्रूव करना है. चलो अभी हम एक लेंस, ऑडिबल टू यू? हाँ सर. Yes, sir. ओके, ये क्या हुआ था? ओके फ्रेंड्स, 10 मिनट थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है. लास्ट टाइम वैसे भी बोर्ड में पूछा हुआ था और भी पूछ सकते हैं. एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमको थीन लेंस के लिए ये प्रूव करना है. माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू ईटा 21 minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. Question is, for a thin lens, prove minus 1 upon u plus 1 upon v is equals to eta 21 minus 1 upon r1 माइनस 1 अपॉन r2. चलो ये मुझे प्रूव करना है. क्या ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, तो इसमें क्या होगा कि मान लो कि ये हमारा एक थीन लेंस यहाँ पे है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों साइड कर्व्ड सरफेस है. तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि एक बार सपोज कि यहाँ मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जो रे है ना, ये जो जाएगा वो तो सीधा ही चला जाएगा. ये जो रे जाएगा वो तो सीधा ही चला जाएगा. अब दूसरे रेस के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि वो यहाँ से एंटर हो रहा है, फिर सरफेस नंबर 1 के द्वारा, सरफेस 1 के द्वारा वो रिफ्रैक्ट होगा. सरफेस 1 के द्वारा वो रिफ्रैक्ट होगा और उसको मिलना यहाँ पे था, उसको है ना यहाँ पे मिलना था फर्स्ट रे को. ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट जो सरफेस था उसका इमेज यहाँ पे फॉर्म होना था, बट बीच में क्या आ जाएगा? बीच में क्या आ जाएगा? एक बार फिर से वो कर्व्ड सरफेस आ जाएगा. तो एक बार फिर से वो कर्व्ड सरफेस आ जाएगा तो वापस से दूसरी बार क्या होगा? Refraction. दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा.
एंड फाइनल इमेज जहाँ पे मिलना था उसके बदले कहीं यहाँ पे फाइनल इमेज कहीं पे यहाँ पे मिलेगा। सो ऐसा कुछ होगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ ए बी सी सरफेस, और ये जो राइट साइड का है उसको मैं बोलूँगा ए बी डैश सी सरफेस। तो ए बी सी सरफेस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसका यू रहेगा। सरफेस नंबर 1 का इमेज डिस्टेंस जो है वो v1 बोलेंगे, उसको हम v1 बोलेंगे। एंड लास्ट में जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसको हम v बोलेंगे। चलो, कंसिडरिंग ओनली a surface ABC, जस्ट ABC सरफेस को कंसिडर करो, कंसिडर ओनली सरफेस ABC। जस्ट ABC सरफेस को ही कंसिडर करते हैं अभी हम। किसके मोबाइल में से आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट एवरीबडी योरसेल्फ, म्यूट कर दो। चलो, अब ऐसा मान लो कि ओनली एक ही सरफेस है, सरफेस ABC ही है, दूसरा कोई सरफेस नहीं है, ऐसा मान के चलो। ओके, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ओ, उसमें से दो रेज निकलेंगे। एक रेज जो जाएगा वो सीधा जाएगा विदाउट द रिफ्रैक्शन, बिकॉज वो डायरेक्टली उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास हो रहा है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि सरफेस 1 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है, सरफेस 2 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R2 है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1। तो वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास हो रहा है, तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और दूसरा रे, जैसे हमने फिगर में दिखाया हुआ है कि दूसरा रे जो आएगा उसका रिफ्रैक्शन होने के द्वारा वो यहाँ पे कहीं पे मिलता है। रे नंबर 1 को कहाँ पे मिलता है? I1 पे मिलता है। तो ये हमारा I1 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 𝜂1 है, यहाँ पे 𝜂2 है। तो चलो मुझे वो इक्वेशन दिखाओ, मुझे वो इक्वेशन दिखाओ, कौन सा वाला जो अभी हमने प्रूव किया वो। बोलो क्या प्रूव किया था हमने? -𝜃1/u प्लस चलो, इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये V1 है और ये हमारा हो जाएगा R1। तो इक्वेशन क्या रहेगा इसका? -𝜃1/u प्लस 𝜃2/v1 के बदले कहना है इसे BI1, चलेगा? चलेगा? यस सर। एंड इसी क्वेश्चन मुझे क्या लिखना चाहिए? 𝜃2 - 𝜃1/R1। चलो, क्या ये बात समझ में आया आपको? यस सर। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कौन सा सरफेस कंसीडर करूंगा? ABC। नहीं, ABC नहीं, क्या? अच्छा, मतलब अब A B'C। हाँ, कंसिडरिंग अ कर्व्ड सरफेस A B', C। अब वो जो सरफेस है ना, वो कैसा है?
ए बी डैश सी सरफेस कैसा है देखो, कॉनकेव। वो ऐसा रहेगा। ओके, और उसके अंदर मीडियम कहाँ पे है, तो बोले राइट साइड है कि लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर मीडियम, तो लेफ्ट हैंड साइड है। उसका जो मीडियम है वो लेफ्ट हैंड साइड है। और वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हो रहा था ये कि रे कैसे आ रहा था, देखो ये जो रेज है ना वो ऐसे आ रहा था, वहां पे हमारा जो रेज था वो ऐसे आ रहा था, वो ऐसे आ रहा था, इस हिसाब से वो आ रहा था। और इसका कहीं ना कहीं पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अब क्या करेगा वो रे है ना, वो डेंसर से ज़्यादा जा रहा है, तो इट विल बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे। इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो जा रहा था ऐसे, देखो ये रे कैसे आ रहा था, उसको जाना पहुंचना था कहाँ पे, उसको पहुंचना था यहाँ पे, यहाँ पे उसको पहुंचना था, बट उसके पाथ में कौन आ गया बीच में, ये हमारा I1 था, यहाँ पे I1 था, बट वो आने से पहले ही क्या हो गया, ये जो रे है वो रिफ्रैक्ट हो गया। बट वो जा रहा था ऐसे, बट उसके बीच में एक सरफेस आ गया, और अब रे जो है ना वो बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये एंगल बढ़ेगा या डिक्रीज होगा, ये एंगल बढ़ेगा, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो जा रहा था तो ऐसे, जा तो ऐसे रहा था, बट इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उसका ऐसे रिफ्लेक्श हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंगल बढ़ेगा, और वो कहाँ पे मिलेगा, आई पे। ये हमारा ए बी डैश सी है। अब फ्रेंड ये क्या रहेगा, ये हमारा R2 रहेगा, और यहाँ पे दो सरफेसेस इतनी नज़दीक है, इतनी नज़दीक है कि सरफेस 1 से ये I1 का डिस्टेंस मेजर, बी से मतलब बी से I1 का डिस्टेंस मेजर करे या बी डैश से I1 का डिस्टेंस मेजर करे, वो सेम ही हो जाएगा, वो डिस्टेंस V1 ही हो जाएगा, चाहे बी से मेजर करो या बी डैश से मेजर करो। और ये इतना जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा V। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। फॉर देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय इमेज, अब ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम मेन स्टेटमेंट है, इमेज फॉर्म्ड बाय surface ABC will behave as a virtual object, will behave as a virtual object for the surface। देखो ये ऑप्टिक्स में एक चीज होती है कि whenever there are system of two or more thing, तो एक का जो इमेज होता है वो दूसरे के लिए क्या हो जाता है, एक के द्वारा जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इट विल बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ अ सरफेस ए बी डैश सी, मतलब ए बी सी का जो इमेज है वो ए बी डैश सी का क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और केस 1 में रे कहाँ से कहाँ पे जा रहा था, केस 1 में रे कौन से मीडियम में से कौन से मीडियम में जा रहा था, ट्रेलर टू डेंसर। मतलब ईटा 1 से ईटा 2, तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, 𝜼2 to 𝜼1। चलो, तो ये जो बेसिक फॉर्मूला था -𝜼1 अपॉन यू,
plus eta 2 upon v is equals to eta 2 minus eta 1 upon r. That was the basic formula. बट उसको मुझे सरफेस 2 के लिए अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा. चेंज कहाँ कहाँ पे होगा सोचो. तो पहली बात ये कि ईटा 2 की जगह पे ईटा 1. हाँ परफेक्ट. अब जो रे जा रहा है वो ईटा 1 से ईटा 2 पे नहीं जा रहा है, वो ईटा 2 से ईटा 1 पे जा रहा है. तो सबसे पहले अप्लाइंग द फॉर्मूला थोड़ा सोच के अप्लाई करना, ये मेन चीज है. अप्लाइंग द फॉर्मूला. तो पहले माइनस, चलो ईटा 1 अपॉन यू के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए. ईटा 2 अपन यू. हाँ ईटा 1 से स्टार्ट नहीं होगा, पहले तो ईटा 2 से स्टार्ट होगा. चलो ये पता चला आपको. माइनस ईटा 2 और अपॉन यू Yes, के बदले क्या आएगा. अपॉन यू के बदले क्या आएगा. अब पहले सरफेस का जो इमेज डिस्टेंस है वो दूसरे सरफेस का क्या हो जाएगा. पहले सरफेस का जो इमेज डिस्टेंस है वो दूसरे सरफेस के लिए क्या हो जाएगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट पहले सरफेस देखा लिखा ना, इमेज फॉर्म्ड बाय द सरफेस ABC विल बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द सरफेस AB'(C). तो AB'(C) का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे I1 पे है. दिस विल ऑफ द आवर वर्चुअल ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सरफेस नंबर 2. तो मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखना चाहिए. तो फिर कैन आई से B'(I1) और B'(I1) लिखो या BI1 लिखो, इट इज सिमिलर बिकॉज B' एंड B आर ऑलमोस्ट नियर. इज दैट क्लियर. चलो बट I1 थी तो क्या रेज निकले थे. वो वर्चुअल है ना, इसीलिए तो उसको वर्चुअल बोला मैंने. इज दैट क्लियर. और ये ऐसा होता ही है. whenever there is a system of two or more thing, it is by default के object image formed by one surface will behave as a object by the second surface. It is by default it is thing. और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसलिए उसमें से रे निकलने नहीं है. ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो एक्चुअल में उसमें से रे निकलने की जरूरत नहीं है. ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. इज दैट क्लियर. ओके सर. चलो प्लस क्या लिखूं. प्लस ईटा 1 अपॉन क्या लिखूं. देखो माइनस ईटा 1 अपॉन यू प्लस ईटा 2 अपॉन वी. तो ईटा 1 के बदले ईटा 2 आ जाएगा, ईटा 2 के बदले ईटा 1 आ जाएगा. प्लस ईटा 1 अपॉन क्या लिखूं. V1. वो तो V1 नहीं, V1 तो यहाँ पे था, यहाँ पे था. बीटा BI1 के बदले V1 था. अब दूसरे में तो V ही है ना. ये पहले ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस V1 था तो यहाँ पे BI1 को मुझे V1 लिखना था. दूसरे सरफेस का तो इमेज डिस्टेंस V ही है. दूसरे सरफेस का तो इमेज डिस्टेंस V ही है. लुक एट दिस फॉर्मूला, प्लीज लुक एट दिस फॉर्मूला. पहले इसको देखो. तो माइनस ईटा 1 अपॉन यू प्लस ईटा 2 अपॉन वी इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन आर. ओके. अब दूसरे सरफेस के लिए देखते हैं. तो पहली बात यह है कि रे जो है ना वो ईटा 1 में से ईटा 2 में नहीं जा रहा है, ईटा 2 में से ईटा 1 में जा रहा है. तो ओके, तो ईटा 1 एंड ईटा 2 का इंटरचेंज कर दिया. दूसरी बात, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा. तो बोले पहले का जो इमेज डिस्टेंस था वो दूसरे का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा. तो पहले का जो इमेज डिस्टेंस था वो BI1 मतलब V1 था तो वो दूसरे का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा. तो U के बदले BI1. और दूसरे का ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस क्या है तो वो तो V ही है. दूसरे सरफेस का इमेज डिस्टेंस तो V है ही. देखो तो वहां पे क्यों V1 लिखे, V ही लिखना पड़ेगा ना. एंड इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं. एंड ईटा 1 माइनस ईटा 2 अपॉन R2. R2 एग्जैक्टली. तो ये इक्वेशन अगर आपको पता चला तो दैट्स इट. तो थियोरी खत्म. तो ये थ्योरी खत्म हो गई. चलो क्या ये चीज आपको समझ में आया. सर R2 इन जगह R1 है ना R2 सेम नहीं था. क्या बोल रहे हो. मैंने पहले से ही बताया कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है. यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2. मैंने पहले ही बताया दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है. एक का R1 है, दूसरे का R2 है. ओके. यस सर. तो ये दूसरे सरफेस का जो फॉर्मूला है वो मेन है. अगर ये आ गया तो बात खत्म. अब तो एक ही स्टेप का काम है. चलो अब दोनों का एडिशन करो. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का एडिशन करो. अब दोनों का एडिशन करो.
तो क्या मिलेगा एडिंग बोथ द इक्वेशन फ्रॉम 1, eta 1 common तो देखो 1 upon माइनस b ईटा plus 1 1 अपॉन upon यू b. प्लस ईटा 2 अपॉन बी आई वन माइनस ईटा 2 अपॉन बी आई वन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस ईटा 1 अपॉन यू प्लस ईटा 1 अपॉन वी ही बचेगा, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन आर वन प्लस ईटा 1 माइनस ईटा 2 अपॉन आर टू। तो अब अगर इसको मुझे ईटा 1 माइनस ईटा 2 के बदले ईटा 2 माइनस ईटा 1 करना है तो मैं क्या कर दूंगा, minus से multiply. हाँ देखो इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ, इसको मैं निकाल रहा हूँ इस पार्ट को, ओके। तो अब यहाँ से यहाँ पे सोचो इसको, अब यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, ओके। तो अब आपको क्या मिलेगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ईटा 1 कॉमन, तो माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 अपॉन आर वन, और यहाँ पे मुझे वापस से ईटा 2 माइनस ईटा 1 लिखना है अपॉन आर टू, तो क्या मुझे आगे माइनस करना पड़ेगा तो फिर प्लस के बदले, Yes sir. अब मैं क्या करूँगा माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 को कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, और जो ईटा 1 था आगे का उसको इसके डिनोमिनेटर में डाल सकता हूँ मैं, देखो तो Yes sir. अब इसको पर्सनली डिवाइड कर दो, माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू ईटा 2 बाई ईटा 1 माइनस 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, तो फिर ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू ईटा 2 1 माइनस 1 upon r1 minus 1 upon r2. So this theory is a very, very, very most important theory for the 4 marks, and that exactly I wants to prove. इसको कैसे प्रूव किया समझ में आया, पहले सरफेस 1 को कंसिडर किया, फिर सरफेस 2 को कंसिडर किया, सरफेस 1 का जो इमेज होता है ये बाय डिफॉल्ट रूल है, ये ऑप्टिक्स का रूल है कि whenever there are two kind of refracting surface या two kind of reflecting surface, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है कि एक का जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सरफेस 1 का जो इमेज है वो सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो फिर उसको प्रॉपरली हमने वो जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो हमने प्रॉपरली अप्लाई किया और थोड़ा फॉर्मुलेशन किया तो हमको रिजल्टेंट इक्वेशन आपको मिल गया। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes sir. तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, तो आज का जो सेशन है वो मैं यहाँ तक रखता हूँ। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने डिस्कस किया, अभी नेक्स्ट लेक्चर है वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के लिए, अभी जो 2-3 लेक्चर है इस चैप्टर के वो बहुत ही मायने रखता है। आज का सेशन यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ।